कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, किसानों को दबाया गया, 700 से ज़्यादा किसानों को मारा गया, 700 से ज़्यादा किसान मर गए, तो आप पहलवानों के साथ शोषण हुआ, छात्रों के साथ शोषण हुआ, ऐसा कोई भी देश की ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा जिसके साथ अत्याचार नहीं हुआ है। कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इन्होंने? कभी किसी जिम्मेदार ने जिम्मेदारी ली है? अभी आपने देखा कि देश में रेल दुर्घटनाएं होती रहीं, लेकिन रेल मंत्री को रील बनाने से फुर्सत मिली? जवाबदेही ली उन्होंने कहीं? इस देश में, इस सरकार में जवाबदेही नहीं ली जाती। केवल और केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया जाता है। जो उचित बात वो बोलना चाहते हैं, जो जनता की बात वो बोलना चाहते हैं, जो संविधान की बात बोलना चाहते हैं, उनको बोलने से रोका जा रहा है। इसलिए इस देश की जो परिपाटी रही है कि नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता होता है देश का, लेकिन उस नेता को अगर बोलने से रोका जा रहा है तो संविधान निश्चित रूप से खतरे में। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक समा। इस वक्त हम दिल्ली में हैं। अब दिल्ली में यूथ कांग्रेस का मुख्यालय में मौजूद है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग थे यहाँ, जिसमें आज मुलाकात हमारी हो रही है कांग्रेस के जो झाड़ू नेता है आज़ाद सिंह से। उनसे हम बात करेंगे युवाओं की राजनीति को लेकर के। आज कांग्रेस की जो युवा की राजनीति वो क्या है और देश के मुद्दों पर कैसे काम कर रही है। स्वागत है आपका। एक सवाल उठता है कि आज संविधान दिवस तो अभी मनाया जाता है और सब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को बार बार राहुल गांधी एक संविधान को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस पर खतरा बन रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। कितना सच है? बिल्कुल, आज अगर राहुल जी कह रहे हैं संविधान को लेकर के, संविधान की प्रति को लेकर के अगर वो इस मुद्दे को उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था वो कहीं ना कहीं खतरे में है। क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही सरकार ने संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपनी तानाशाही चला रही है, वो कहीं ना कहीं इसको आगाह करता है कि संविधान कहीं ना कहीं ज़रूर खतरे में है। क्योंकि जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर संदेश देते हैं कि संविधान को इनसे बहुत ही बड़ा खतरा है। जब जब चुनाव आता है, जब जब संसद का सत्र चलता है, तभी संसद अब खतरे में रहता है संविधान, तो उसके बाद संविधान खतरे से बाहर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब संसद चलता है, संसद एक उचित फोरम है, एक देश का फोरम है, देश की जनता देखती है संसद में क्या हो रहा है। इसलिए संसद में जो आवाज़ गूंजती है वो पूरे विश्व पटल पर, पूरे देश में वो गूंजती है। तो एक संसद एक माध्यम है उस बात को रखने का कि भाइयों और देश की जनता आगाह हो जाओ, क्योंकि आपको जो संविधान मिला था, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो दिया था देश को, वो कहीं ना कहीं उस पर आँच आ रही है। आपको सावधान हो जाना चाहिए और इसके लिए ही वो आवाज़ उठा रहे हैं। संसद में बोलने की आज़ादी है, सड़क पर बोलने की आज़ादी है, प्रोटेस्ट की आज़ादी है, फिर कौन सा खतरा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संसद में अगर बोलने की आज़ादी होती तो माइक को म्यूट नहीं कर दिया जाता। जब जब राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो लोकसभा में एलओपी हैं वो, लेकिन जब भी उनको बोलने दिया जाता है तो बिरला साहब माइक ऑफ कर देते हैं। कैमरे का फोकस चेयरमैन के ऊपर होता है, लोकसभा चेयरमैन के ऊपर होता है। राहुल जी बोलते हैं, लेकिन लोकसभा टीवी पर दिखाया जाता है कि लोकसभा स्पीकर साहब को बार बार दिखाया जाता है। तो ये क्या संदेश दिया जाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। जो उचित बात वो बोलना चाहते हैं, जो जनता की बात वो बोलना चाहते हैं, जो संविधान की बात बोलना चाहते हैं, उनको बोलने से रोका जा रहा है। इसलिए इस देश की जो परिपाटी रही है कि नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता होता है देश का, लेकिन उस नेता को अगर बोलने से रोका जा रहा है तो संविधान निश्चित रूप से खतरे में है। संसद का शीतकालीन सत्र भी गुजरा है, अभी बजट सत्र गुजरा है। कहा यह जाता है कि वक्त बर्बाद कर दिया जाता है, संसद का कीमती वक्त जो देश के विकास में योगदान होता है उसका। तो विपक्ष की भूमिका जो होती है सवाल उठाने की, लेकिन शोर शराबे में पूरा समय बर्बाद कर दिया जाता है। ये सत्ता पक्ष का आरोप लगता रहा है। सत्ता पक्ष खुद ही सवालों से बचना चाहती है, सत्ता पक्ष खुद ही सवालों का सामना नहीं करना चाहती है। नेता विपक्ष और विपक्षी पार्टियों का ये बिल्कुल ये मुद्दा होता है कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे, जनता के हितों की सवाल हम सरकार से करेंगे, लेकिन अगर उन सवालों की अनदेखी करना है तो वो हंगामे का, शोर शराबे का और विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि संसद को चलाना है। इसीलिए संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों की बैठक होती है, लेकिन सभी दलों की बैठक आजकल आप देख रहे हैं कहाँ हो रही है। अगर हो भी रही है तो केवल खाना पूर्ति के लिए हो रही है, और अगर संसद को चलाना है तो ये सरकार की जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन आपने देखा सरकार ने जवाबदेही ली है जनता के सवालों की। कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इन्होंने? कभी
किसी जिम्मेदार ने जिम्मेदारी ली है? अभी आपने देखा कि देश में रेल दुर्घटनाएं होती रहीं, लेकिन रेल मंत्री को रील बनाने से फुर्सत मिली? जवाबदेही ली उन्होंने कहीं? इस देश में, इस सरकार में जवाबदेही नहीं ली जाती। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया जाता है, केवल नेहरू याद किए जाते हैं और कुछ जवाबदेही नहीं ली जाती है। सारी जवाबदेही नेहरू जी के ऊपर थोपी जाती है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक चीज़ बताइए, आप बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं तो वक्त बहुत कम ही बचा हुआ है, कौन सी क्या तैयारी चल रही, कौन सी यूथ क्या कर रहा है? अभी आपने देखा कि यूथ कांग्रेस ने और एनएसयूआई ने एक संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया, पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो। तो ये बहुत ही सफल यात्रा रही। हमारे एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार जी, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय भानु छिप जी, वरुण चौधरी जी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे एआईसीसी के जो प्रभारी हैं आदरणीय कृष्णा अलवारू सर, इन सबके सहयोग से, इन सबके दिशा निर्देश से पलायन रोको यात्रा पूरे बिहार में चली और युवाओं का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें वहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा और युवाओं के मुद्दे पर वहाँ पे चुनाव होगा। कन्हैया को बिहार का चेहरा बनाया जा रहा है। कन्हैया पिछले बार लोकसभा चुनाव में, इससे पहले वाले में बिहार में हारे चुनाव, दिल्ली में चुनाव हारे लोकसभा चुनाव, तो फिर कन्हैया पर ये तेज और दाव क्यों खेला जा रहा है, ये सवाल। देखिए सवाल वो भी बिहार में, जबकि पिछड़ों की आबादी वहाँ ज़्यादा है, ठीक है, तो ऊंची जाति के लोगों को वहाँ ये क्यों दिया गया? क्या लगता है इससे बड़ा फर्क पड़ेगा कांग्रेस पे? देखिए पहली बात ये कि जो चेहरा बनाया जा रहा है ये कोई चेहरा नहीं है। आंदोलन कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी अच्छे मुद्दे पर लेकर के पब्लिक के बीच जा सकता है, जनता के बीच जा सकता है। तो सबसे पहली बात ये मैं स्वीकार नहीं करता कि उन्हें चेहरा बनाया जा रहा है। तो बिहार में तो और सारे चेहरे थे, कन्हैया कुमार क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि चेहरा कोई भी बन सकता है। अगर आप भी कांग्रेस पार्टी में आएंगे, अगर आप भी कोई अच्छा आंदोलन करेंगे, आप भी युवाओं के मुद्दे पर चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। चेहरा नहीं, हम मुद्दे के साथ हैं। हम जो युवाओं की बात है, युवाओं की आवाज़ है, उस मुद्दे के साथ है। यहाँ पे चेहरे की बात नहीं है, यहाँ मुद्दे की बात है। और अगर कोई भी आंदोलन से जुड़े मुद्दे लेकर कोई आएगा तो हम उसके साथ रहेंगे। एक बड़ी बात आती है कि जब भी हम एनएसआई की बात करते हैं, एक आंदोलन जब भी करती है दिल्ली में, तो इस जो गेट है ना एनएसआई का, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनको बढ़ने दिया जाता है जब भी वो सड़क पर निकलना चाहते हैं। तो क्या लगता है, पार्टी में वो मजबूती नहीं रही या फिर आप सत्ता पक्ष आप पर ज़्यादा हमलावर है? आपने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि संविधान खतरे में है क्या। आपका ये प्रश्न उस प्रश्न का उत्तर है कि अगर हमें उस कंपाउंड से बाहर नहीं निकलने दिया जाता या फिर हमें जंतर मंतर से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये दमनकारी सरकार आंदोलन करने वालों को और जनता के मुद्दे पर लड़ने वालों को दबा रही है, कुचल रही है। कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, किसानों को दबाया गया, 700 से ज़्यादा किसानों को मारा गया, 700 से ज़्यादा किसान मर गए। तो आप पहलवानों के साथ शोषण हुआ, छात्रों के साथ शोषण हुआ। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा जिसके साथ अत्याचार नहीं हुआ है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार ने हर आंदोलन को, हर सही मुद्दे को, हर उस युवाओं को, हर किसानों को, जन जन को दबाने का काम किया है। जो उनके खिलाफ मुखालफ कर रही हैं, उनको दबाने का काम किया जा रहा है। उनकी मुखाफलती जो कर रहा है उनको जोर जबरदस्ती तरीके से दबा करके उनके साथ शोषण किया जा रहा है। उनको निश्चित रूप से उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। जो जहाँ भाजपा शासित सरकारें हैं वहाँ बुलडोजर चलता है, तो विपक्ष इसको रोकने में नाकामयाब क्यों रहा है? क्यों नहीं सड़कों पर उतरता? क्यों नहीं कांग्रेस पूरे देश में एक लहर चलाती है इस बुलडोजर के खिलाफ? जहाँ गुनाह कोई एक आदमी करता है और उसको ये मौका भी नहीं दिया जाता कि उसने गुनाह किया या नहीं किया, उसका पूरा घर जमींदोज कर दिया जाता है। तो विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाती देश भर में? निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष इस मुद्दे पे हमलावर रही है और हमेशा से इस मुद्दे का विरोध किया है कि ये बुलडोजर की जो नीति है ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देश में कानून बना है, कानून व्यवस्था है और न्यायालय के ऊपर हमारा पूरा भरोसा होता है। अगर व्यक्ति आरोपी है तो न्यायालय उसका उचित फैसला करेगी, उसको दोषी ठहराएगी। अगर उसका फैसला फांसी का होगा तो न्यायालय का फैसला हमें मंजूर होगा। लेकिन ये बुलडोजर नीति बिल्कुल भी सही नहीं है। ये किसी भी एक स्वच्छ लोकतंत्र में ये बुलडोजर नीति बड़ी खतरनाक होती है। विपक्ष ने इसका भरपूर तरीके से पुरजोर विरोध किया है, परंतु
दमनकारी सरकार की नीतियों की वजह से विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें इसको पूरी तरीके से इसको दबा नहीं पाया, इसको फ्रंट पर नहीं ला सका। इसके लिए विपक्ष नहीं, सरकार ही जिम्मेदार है कि उसको रातों रात त्वरित फैसला लिया जाता है, जिससे कि विपक्ष को काम करने का मौका नहीं मिल क्या पाता। लगता है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी सड़कों पर लेकर निकलते है ना, तो क्या ये मुद्दा बनता नहीं? क्या ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल ये मुद्दा बना है और बिल्कुल ये मुद्दा उन्होंने हमेशा हर फोरम पे उठाया है, परंतु समर्थन और इस मुद्दे को दबाने का फैसला सरकार के हाथ में है। सरकार पूरी तरीके से तानाशाही के भरोसे चल रही है, दमनकारी सरकार है। सरकार बदलेगी तो आपको उसके फैसले देखने को मिलेंगे। यूथ कांग्रेस के लिए क्या मैसेज है देश भर में अगले चुनाव को लेकर के, जो विधानसभा चुनाव है? मेरा यूथ कांग्रेस के साथियों से ये आह्वान है कि बिहार एक बदलाव का प्रदेश है। बिहार ने पहला राष्ट्रपति आपको दिया था, बिहार ने बड़े बड़े, बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, तो बिहार जो है वो एक बुद्धिजीवियों का प्रदेश है। तो मैं चाहता हूं कि बिहार में बदलाव हो और इस सरकार को कड़ा संदेश जाए कि बिहार अब आपको सहने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में बदलाव होकर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री भी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। डबल इंजन की सरकार में कोई भी सरकार पे कोई नीति नहीं है, ना कोई युवाओं के लिए व्यवस्था है, ना छात्रों के लिए व्यवस्था है। पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, ना रोजगार की चिंता है सरकार को। केवल और केवल धर्म की अफीम सुंघा करके सरकार अपने उल्लू को सीधा कर रही है और इन सब मुद्दों को युवा समझ चुका है और इन्हें करारा जवाब देगा इस आने वाले चुनाव में, और बदलाव होके रहेगा। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो धन्यवाद। इस वक्त देखा आपने कि यूथ कांग्रेस भी आक्रामक दिख रहा है चुनाव को लेकर के, तो फैसला नज़दीकी होगा। जब आएगा तो कांग्रेस कितना पानी में उतरती है, तो ये वक्त बताएगा। फिलहाल मैं सादिक जमा, आज तक के लिए इतना है।